नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग सिंधु सभ्यता पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अपना पहला लेक्चर ले चुके हैं। आज जो हमारा चलेगा उस लेक्चर का पार्ट 2 चलेगा, ठीक है। तो हम उस लेक्चर के पार्ट 2 पे आज बात करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है वो पूरा तात्विक अन्वेषण के आधार पे ही ये पूरी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली है, क्योंकि एक आद्य ऐतिहासिक जो है सभ्यता मानी जाती है, अर्थात इसका लिखित साक्ष्य जो भी है उसको भी पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है। तो ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो संभावनाओं पे जो है, कहीं ना कहीं संभावनाओं और जो भी चीजें मिली हैं उनके अनुमान पे टिकी हुई है। अब इसलिए हम देख रहे थे कि हर एक चीज में, चाहे इसके नामकरण की बात हो, चाहे इसके तिथि की बात हो, चाहे इस सभ्यता के निर्माताओं की बात हो, हर जगह पे हमें 3 या 4, 5 मत मिल रहे थे, जिसमें से हम एक संभव जो भी मतलब सर्वमान्य मत है उसकी चर्चा हमने अपने पिछले क्लास में की थी। इसके अलावा फिर हमने बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में किन किन स्थानों पे। तो इस तरह से कल के लेक्चर में ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब आज हम शुरू करते हैं विशेषताओं के बारे में कि हड़प्पा जो है सभ्यता जो है उसके स्थल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जो है स्थल हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थल जो हैं हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो चूंकि सबसे हम क्रमवार चलेंगे और हर एक स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है, चूंकि हमें याद है कि हड़प्पा जो है ये पहला स्थल था जिसको दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। ये इसकी लोकेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब जो है वो केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान में भी है। पहले ये संयुक्त पंजाब हुआ करता था, बाद में पार्टीशन के बाद पंजाब का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान के उसमें चला गया, हिस्से में चला गया, जिसको पंजाब के नाम से ही जाना जाता है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो 4 प्रांत है उसमें से पंजाब प्रांत जो है, पंजाब प्रांत में एक जगह है, एक जिला है मांटगोमरी जिला। मांटगोमरी जिला जो है, वहीं मांटगोमरी जिले में रावी नदी जो है, रावी नदी के बाएं, रावी के बाएं यहाँ पे, क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि पूछा जाने लगा है कि यह सभ्यता जो है नदी के किस ओर है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना है। और दयाराम साहनी, और इसका ईयर है वो है 1921 में। 1921 में हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, रावी नदी के बाएं पे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। अब क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम एक एक करके चलेंगे। इसकी विशेषताएं ये हैं कि हड़प्पा जो है ये दूसरा सबसे जो है बड़ा स्थल है। ये लगभग 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मोहनजोदाड़ो जो है सबसे बड़ा प्राप्त स्थल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हड़प्पा है। हड़प्पा जो है यहाँ की विशेषता ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नगर का विन्यास जो है वो 2 रूपों में दिखाई पड़ता है, एक ऊपरी हिस्सा और दूसरा निचला हिस्सा। तो यहाँ पे ऊपरी हिस्से को जो है AB नाम दिया गया है, और ये जो निचला हिस्सा है इसके उत्तर को F नाम दिया गया है, और दक्षिण साइड जहाँ पे कब्रिस्तान है उसको हमने जो है R37 ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नगर को किस तरीके से विन्यासित किया गया है। ये नगर के बारे में हम पर्याप्त जानकारी इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे निचले हिस्से में एक अन्नागार मिला है, लेकिन ये वो अन्नागार नहीं है जो कि अक्सर पूछता है कि विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो विशाल अन्नागार जो है वो आगे हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। यहाँ पे भी अन्नागार की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा 18 जो है वो वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। तो ये वृत्ताकार चबूतरे बेसिकली अनाज को पीसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इन चबूतरों का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा से हमें ये जानकारी मिलती है, हड़प्पा। अब आगे हम चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा है मोहनजोदड़ो। ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये वहां 4 प्रांत है, मैंने बताया था। वहां के सिंध प्रांत से जो है, ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के दाएं, इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। क्योंकि ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, और इसकी खोज हुई थी सन 1922 में। सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? अगर इसकी विशेषता देखें तो ये लगभग 250 हेक्टेयर में फैला है, और ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। सबसे बड़ा स्थल यही है। और इस स्थल के बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रमुख चीजें मिली है, बिल्डिंग्स मिले हैं। एक तो है वृहद स्नानागार, ये काफी बड़ा है, और दूसरा है विशाल अन्नागार। दूसरा मिला है विशाल अन्नागार। ये क्वेश्चन अक्सर पीटी में आता है कि विशाल अन्नागार और बृहद स्नानागार जो है कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है। अब क्या है कि इसके अलावा जो स्नानागार है ये बहुत बड़ा है, काफी खूबसूरत है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, नीचे स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, और उससे आप नीचे जाकर के स्नान कर सकते हैं। और साथ में ऐसा माना जाता है कि ये जल पूजा का भी प्रतीक है, और ये जल पूजा का, और इसी वजह से इसको मार्शल लेनो है। इतना खूबसूरत बना है कि जॉन मार्शल, जो कि मैंने बताया था महानिदेशक थे 1921 में, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक मार्शल थे, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्य बताया था। कितनी सुंदर संरचना जो है उस समय व्याप्त थी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसको जो है माना गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है हमें सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े के भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। और सूती कपड़े के अलावा यहाँ पे एक मुहर मिला है, जिसपे कि कुबड़ वाले जो बैल है उसकी मुद जो है उसका चित्र जो है अंकित है। अब इन चीजों के बारे में आगे हम डिटेल्स में जानेंगे जब हम कला और साहित्य की बात करेंगे, कला की बात करेंगे, तो वहां पे हम इस चीज को और विस्तार से जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, लरकाना जिला, सिंध नदी के दाएं राखल दास बनर्जी ने किया था। सबसे बड़ा स्थल है, बृहद स्नानागार, यहाँ पे विशाल अन्नागार है। यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे 1922 ईस्वी में। तो ये आपका 2 बिंदु हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है आपका
तीसरा जो है वो है चनहुदड़ो। ये भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पड़ता है, ये इसकी लोकेशन है। और ये जो है चनहुदड़ो जो है वो सिंध नदी के दाएं था मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु नदी के बाएं है। यहां पे जो उत्खनन का कार्य किया है, इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। ठीक है, इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में, लेकिन यहां पे 1935 में मैके ने उत्खनन का कार्य कराया था। उत्खनन का कार्य जो है मैके ने किया है 1935 में, और खोज का कार्य किया है मजूमदार साहब ने। तो चनहुदड़ो जो है वो सिंधी प्रांत में है, सिंधु के बाएं है इसकी लोकेशन। मोहनजोदड़ो जो की लोकेशन जो है सिंधु के दाएं है, और इसकी लोकेशन जो है वो सिंधु के बाएं है। अब यहाँ पे प्रमुख चीजें क्या मिली हैं? यहाँ पे मनके बनाने के, मनके मतलब होते हैं मोती, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। दूसरा यहाँ पे जो है वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ पे दूसरा जो प्रमुख विशेषता है वो वक्राकार ईंट मिली है, जो कि इसके अलावा चनहुदड़ो के अलावा और कहीं पे भी इस तरह के वक्राकार ईंट नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे एक ईंट है जिसपे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता है, उसके कुत्ते के पंजे के निशान है, पंजे के निशान एक ईंट पे है, तो वो यहाँ मिला है। ये पूछते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे लिपस्टिक, काजल और कंघा, इसके भी यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने हैं, वक्राकार ईंटें हैं जो यहाँ की स्पेशली विशेषता है। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान एक ईंट पे पाए गए हैं, लिपस्टिक, काजल और कंघा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको दिखाई पड़ती हैं इस स्थल के बारे में। ये हमारी प्रमुख जानकारी हो गई। अब इसके बाद फिर हम, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला जो है वो है चौथा कालीबंगा। कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़ियां, इसका मतलब है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ये राजस्थान, भारत के राजस्थान के, ये गंगानगर जिला जो है, वहां पे राजस्थान में गंगानगर है जिला, वहां पे मिला है। ये जो है सरस्वती, जिसको अब घग्गर भी कहते हैं, और चौतंग नदी, इन दोनों के बीच में ये मिला है। हड़प्पा को हम देख रहे हैं, रावी नदी के बाएं हैं, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं हैं, चनहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं हैं, और ये सरस्वती और चौतंग के बीच में इसकी लोकेशन कालीबंगा की हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य कराया था वो अमलानंद घोष ने कराया था। अमलानंद घोष ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया था, और ये तकरीबन जो है 1951 में। तो डेट याद करना भी कितना आसान है, अगर आप देख सकते हैं। हड़प्पा जो है 1921, मोहनजोदड़ो 1922, चनहुदड़ो जो है 1931, कालीबंगा जो है वो 1951।
तो आप देख सकते हैं कि कितना इसको याद करना भी कठिन नहीं है, डेट्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछते हैं इसलिए आपको मैंने ये दिखा दिया है कि आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस जगह की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो जुते हुए खेत के जो है, खेत जो है उसके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तीसरा जो है यहाँ पे शल्य चिकित्सा का भी हमें प्रमाण मिला है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण कैसे मिला है? एक कब्र है जिसमें कि एक बच्चे की खोपड़ी पाई गई है जिसमें कि 6 छेद है। इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि शायद उस बच्चे का जो है उस समय शल्य चिकित्सा की गई होगी और उसके मस्तिष्क में जगह जगह पे छेद किया गया है। इसका मतलब है कि उसका ऑपरेशन जैसी कोई चीज वहां पे दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक जो खास बात यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य जगहों पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक अलग नई चीज दिखती है यहाँ पे, यहाँ पे जो है अलंकृत ईंटें भी यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों का भी को भी हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है यज्ञ वेदिका या अग्नि वेदिका जिसको कह सकते हैं, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। ये भी हमें यहाँ पे मिलता है। और एक और चीज यहाँ पे मिली है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, एक युगल समाधान। मतलब एक ही कब्र में एक पुरुष और स्त्री दोनों को दफनाने का यहाँ पे प्रमाण मिला है। ऐसा केवल एक प्रमाण मिला है कालीबंगा में, ऐसा केवल एक प्रमाण मिला है। ये सती प्रथा होने का भी इससे अनुमान व्यक्त किया जाता है कि शायद उस समय सती प्रथा जैसी चीजें रही होंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे युगल समाधान की भी स्थिति दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा एक वहां पे एक मिट्टी का एक इस तरह का एक प्लेट है जिसके ऊपर सींग वाले देवता, ठीक है, मिड़ पट्टिका पर एक सींग वाले देवता का अंकन भी ये हमको कालीबंगा से दिखाई पड़ता है। तो कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ सारी लिखी गई हैं। जुते हुए खेत है, भूकंप का, शल्य चिकित्सा का, मिड़ पट्टिका पर सींग वाले देवता, यज्ञ वेदिका या अग्नि वेदिका, कच्ची ईंटों का यहाँ प्रयोग हो रहा है और अलंकृत ईंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले हम चनहुदड़ों में वक्राकार ईंट देखते हैं जो कि और कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो वहां की विशेषता है। और एक युगल समाधान, तो ये हमने देखा आपका कालीबंगा। अब हम अगला जो ले रहे हैं वो है 5वां लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में है और अहमदाबाद जिले में है ये वर्तमान के। ये जो है भोगवा नदी के पास किनारे है, भोगवा नदी। और यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य कराया गया था वो SR राव के माध्यम से 1954 में। अगर आप इसी क्रम में चीजों को याद करेंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। लोथल गुजरात में है, भारतीय गुजरात में, अहमदाबाद है, जिला है, वह नदी है। SR राव ने 1954 में इसको खोजा था। अब लोथल की विशेषता क्या है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की भी संज्ञा दी जाती है। लघु मोहनजोदड़ो की भी संज्ञा दी जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, इस यहाँ पे पत्तन या गोदीवाड़े का मिलना।
दूसरा क्या है कि यहाँ पे धान की भूसी अर्थात हम कह सकते हैं कि चावल के प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। लोथल के अलावा ये चीज जो है वो रंगपुर में भी मिलता है। धान की भूसी के प्रमाण जो है लोथल के अलावा रंगपुर में भी मिलता है। ये भी गुजरात में लोकेशन इसकी है। तो धान की भूसी या चावल के प्रमाण यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। पत्तन, गोदीवाड़ा, इसके अलावा जिस तरह से कालीबंगा में एक युगल समाधान मिला है, यहाँ पे 3 युगल समाधान मिले हैं। 3 ऐसे कब्र मिले हैं जहां पे 2 लोगों को, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने की परंपरा दिखाई पड़ती है। तो इससे भी हमें सती प्रथा होने का अनुमान लगता है। ऐसे 3 प्लेस लोथल में है, एक जो है वो कालीबंगा में है। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वो ये है कि यहाँ पे मनके बनाने के भी कारखाने मिले हैं, जो कि चनहुदड़ों में भी दिखाई पड़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने जो हैं वो यहाँ पे भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज है, चालाक लोमड़ी की कहानी। चालाक लोमड़ी की कहानी जो कि पंचतंत्र में है, कहानी जो कि पंचतंत्र में है, जिसमें कि एक लोमड़ी जो है वो पेड़ के नीचे रहती है और कौवे के मुंह में रोटी रहती है और किस तरीके से उसको बेवकूफ बना करके उसकी रोटी। तो इस तरह की का एक चित्र जो है यहाँ मिलता है। ये भी अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो और इन चीजों के अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये पत्तन जो है वो लोथल के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में जो है, लोथल के पूर्वी हिस्से में जो है वो पत्तन पाया गया है। तो हमने 5 प्रमुख स्थल देख लिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इनका था लोकेशन भी हम देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन है क्या। अगर हम मैप पे देखते हैं, ये आपका मैप है, तो हम इस मैप पे देखें तो जैसा कि है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो 1 नंबर पे ये हड़प्पा की लोकेशन है, ठीक है। और ये आपका जो है रावी नदी जो है, रावी नदी के बाएं है इसकी लोकेशन। रावी नदी के बाएं है, ये रावी नदी है, इसके बाएं इसकी लोकेशन ये है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की लोकेशन जो है ये सिंधु नदी है, जैसा कि हमने दिखाया इस मैप पे, ये सिंधु है। तो इसके दाहिने साइड में ये मोहनजोदड़ो की लोकेशन है। तीसरा जो हमने पढ़ा है चनहुदड़ो, ये सिंधु नदी के जो है बाएं साइड, सिंधु नदी के बाएं साइड में है। चौथा कालीबंगा ये है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। और 5वां लोथल, देखिए गुजरात की जो 2 हिस्से हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं कच्छ का क्षेत्र और इस वाले हिस्से को कहते हैं खंभात की खाड़ी का क्षेत्र। तो लोथल जो है ये खंभात की खाड़ी वाले एरिया में ये है। तो हमने 5 चीजें देखी थी, उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है, ये नीचे सिंधु प्रांत है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो है। फिर कालीबंगा आपका भारत में है चौथे जगह पे। 5वें नंबर पे ये आपका लोथल है, लोथल पत्तन है, ठीक है। दिख रही है इसकी कंडीशन, जिस तरह से इसका लोकेशन है वो पत्तन होने के लिए ये लोकेशन जो बेस्ट थी। और अब फिर हम आगे के चीजों को देखते हैं। ये प्रमुख जानकारी थी उसके विषय में कि लोथल में क्या क्या चीजें हमें मिली है। अब जो अगला हमारा वो है बिंदु है वो है बनावली। अगला जो हमारा है वो है बनावली। छठा पॉइंट है ये बनावली, ठीक है, ये छठा पॉइंट है। ये कहां पे है? बनावली की लोकेशन जो है वो हरियाणा में है, ये वर्तमान हरियाणा में है। हरियाणा में हिसार जिला है, हिसार जिला है। वहीं पे
सरस्वती नदी जो है, नदी के पास यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य कराया गया था वो आर.एस. विस्ट द्वारा 1974 में किया गया है। अगर आपको फिर से देखना हो तो 1921 में हड़प्पा था, 1922 में मोहनजोदड़ो था, 1931 में चनमुदड़ो था, 1951 में जो था कालीबंगा था, और 1954 में जो है वो लोथल है, और 1974 में जो है ये बनावली है। ठीक है, तो ये भी आपको याद साथ में करते चलना है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बनावली की विशेषता क्या क्या है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ दो तीन चीजें मिली हैं। एक पहला ये है कि यहाँ पे मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के छोटे छोटे हल मिले हैं, और मिट्टी के हल से ये पता चलता है कि यहाँ पे कृषि जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे मिला है वो है, यहाँ पे एक चीज हमें नहीं दिखाई पड़ती है, जल निकासी पद्धति। जल निकासी पद्धति का यहाँ पे अभाव दिखता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। वहाँ यहाँ पे उसका अभाव दिखता है। यहाँ पे मकान जो है वो काफी अलंकृत है, मकान जो है वो अलंकृत है। इसका मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समृद्ध लोगों का शहर होता होगा। बनावली जो है समृद्ध लोगों का शहर होगा। इसके अलावा यहाँ पे भी कालीबंगा की तरह अग्निवेदिका मिली है, यज्ञ करने का स्थान जो है यहाँ पे भी मिला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी के हल मिले हैं। जल निकासी पद्धति यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। मकान काफी अलंकृत है, और जिससे समृद्धि का ये तो है द्योतक है, और अग्निवेदिका यहाँ पे मिली है। तो ये 4 पॉइंट जो है इसके हो गए। अब अगला जो है हमारा चलते हैं हम लोग अगले की तरफ। अगला है हमारा धौलावीरा। अगला हमारा जो बिंदु है वो धौलावीरा है, 7वां है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये है आपका गुजरात में है। गुजरात में जैसे कि हमने अभी बताया था कि 2 तरह के प्लेस है, तो ये कच्छ वाले एरिया में है। धौलावीरा जो है कच्छ वाले एरिया में है, और इसका जो उत्खनन है वो जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी 1968 और 1967-68 में यहाँ पे इसका उत्खनन या इसकी खोज हुई है, जेपी जोशी के माध्यम से हुआ है। अब इस जगह की बहुत सी विशेषताएं जिनको हमको जानना जरूरी है। पहला तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जैसे कि हमने अपने पहले भी क्लास में बताया था कि नगर को 2 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे नगर जो है वो 3 भागों में बटा है। यहाँ नगर जो है इसकी विशेषता यहाँ दिखाई पड़ती है कि नगर यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी मिला है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिला है गिरा हुआ, जिसपे कि सिंधु लिपि जो है वो दिखाई गई है। उसको मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ कि धौलावीरा में जो साइन बोर्ड है वो कुछ ऐसी सी लिपि उसमें है। ठीक है, इस तरह की प्रतीकात्मक संकेतात्मक लिपि का प्रयोग वहां पे किया गया है। तो यही साइन बोर्ड जो है वहां पे मिला है। इसके अलावा कुछ और चीजें वहां पे मिली है जिसको हमें जानने की जरूरत है। इसके अलावा जो है वहां पे जल निकासी की जो बहुत उन्नत प्रणाली मिली है। जल निकासी की जो प्रणाली है काफी उन्नत है, काफी उन्नत स्थिति में जो है मिलती है, हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे हमें नेवले के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा धौलावीरा में एक और बात जो मिलती है वो यहाँ मिलती है स्टेडियम या क्रीड़ागार जिसे कह सकते हैं, वो भी हमें जो है धौलावीरा में दिखाई पड़ता है। और इन सब के अतिरिक्त यहाँ पे घोड़े के अवशेष भी पाए गए। यहाँ पे घोड़े के अवशेष भी जो है, घोड़े के अवशेष इसके अलावा सुतका गैंडोर में भी दिखाई पड़ता है,
सुरकोतला में भी दिखाई पड़ता है। तो ये है धौलावीरा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको आप जान लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए कि ये नगर का जो बनावट है वो आयताकार है। ये एक आयताकार नगर था, धौलावीरा एक आयताकार नगर था। इसके अलावा इसकी एक अन्य विशेषता ये है कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, लेकिन जो भारत में मिला है वो सबसे बड़ा है, वो है राखीगढ़ी। भारत में जो सबसे मिला है वो राखीगढ़ी है, और दूसरे नंबर पे भारत में जो सबसे बड़ा मिला है वो धौलावीरा ही है। ठीक है, वो धौलावीरा है। अब इसके बाद फिर हम आगे की स्थिति देखते हैं। आगे जो है आगे हम देखेंगे रोपड़ को। रोपड़ के बारे में हमें बस थोड़ा सा ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये भारत के पंजाब में है, ये भारत के पंजाब में सतलज नदी के बाएं तरफ है, के बाएं है। और यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन का कार्य किया है। शर्मा ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया है सन 1953 में रोपड़ में। इसके बारे में एक खास चीज है जो कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक कब्र है जिसमें कि व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें कि व्यक्ति और कुत्ते को साथ साथ दफनाया गया है, ये जो है। और इसको वर्तमान में जो रूपनगर है उससे वही है रोपड़। पंजाब में जो रूपनगर है उसको रोपड़ बोला जाता था। तो यहाँ पे एक कब्र में कुत्ते के साथ में दफनाने की स्थिति दिखाई पड़ती है। 9वां बिंदु जो है हमारा वो क्या होगा? 9वां बिंदु हमारा 9वां जो है वो है सुरकोतला है। दसवां जो है राखीगढ़ी है। 11वां जो है वो आमरी है। और 12वां जो है नौसारो। ये 12 लोकेशन की यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ प्लेसेस तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं नहीं। ये गुजरात में है, कच्छ का क्षेत्र है ये। 1964 पे यहाँ पे जेपी जोशी ने उत्खनन का कार्य किया है। जेपी जोशी ने इस यहाँ पे घोड़े के अवशेष जैसे हमने हमको बताया। इसके अलावा यहाँ पे एक ही रक्षा प्राचीर से एक ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है, वो मिलता है कलश समाधान। मतलब कि शव को जला करके उसके अंश को कलश में रख करके मिट्टी में दबा देना, इस तरह की चीज यहाँ पे मिलती है। राखीगढ़ी की विशेषता क्या है? ये भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। ये हरियाणा में है, हरियाणा में है और भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल जो है यही है। आमरी की विशेषता ये है कि यहाँ पे 12 सिंघा के जो है 12 सिंघा के प्रमाण मिले हैं। नौसारो यहाँ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। ये दोनों जगह जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये दोनों जगह जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से हम इसको एक बार हल्का सा मैप से भी देख लेते हैं। जैसे कि मैप में हमने 5 पॉइंट तो देखे ही थे, अब आगे के इन पॉइंट्स को भी हम मैप में देखेंगे। छठा बनावली है, ये आपका बनावली है हरियाणा में। उसके बाद धौलावीरा 7वां बिंदु है जो कि ये है, कच्छ वाले क्षेत्र में है, गुजरात में। 8वां रोपड़ है, ये रोपड़ ये आप देख रहे हैं पंजाब में है। 9वां जो है सुरकोतला है जो कि यहीं पे है, इसी के आसपास है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। आमरी और नौसारो जो है ये
बलूचिस्तान में है। आमरी जो है, नौसारो जो है, आमरी वैसे सिंधु प्रांत में है, ये बलूचिस्तान में नहीं है। नौसारो जो है ये बलूचिस्तान में है और आमरी जो है वो सिंध में है। आमरी की लोकेशन यहाँ है, नौसारो की यहीं कहीं है लोकेशन। इस तरह से हम लोकेशन से इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अब इन सब के बाद जो हम अगला हमारा वो टॉपिक रहेगा, अब इसके बाद फिर हम लोग जैसे शाइन बोर्ड तो देख ही लिए थे, अब हम विशेषताओं की बात करेंगे कि सिंधु के टाइम की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में पहला है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति जो है इसमें है क्या कि चूंकि यहाँ पे जो भी चीजें मिली हैं उसका कोई लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है, सब पुरातात्विक है, इसीलिए यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं वो संभावनाओं और अनुमानों के आधार पर बताई गई है। तो यहाँ पे दो स्थितियां देखती हैं। एक तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पुरोहित या वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। इसका प्रमाण इस तरह से मिला है कि एक मूर्ति है जिसपे कि एक व्यक्ति की प्रतिमा है जो कि साल ओढ़े दिखाया गया है और उसके साल में जो है वो हुआ है, नक्काशी हुई है। माथे पे यहाँ पे 3 वो है और मूंछ की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है बल्कि दाढ़ी दिखाई पड़ता है। ऐसा सा कुछ जो है एक प्रतिमा मिली है, पुरोहित की मिली है प्रतिमा, जिससे कि ये माना जाता है कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था। दूसरा ये मानते हैं कि दूसरा एक और मत है इसको कि हंटर मानते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे जनतांत्रिक प्रणाली थी। इसका आधार क्या मानते हैं? इसका आधार ये 2 चीज मानते हैं। यहाँ पे किसी तरह के युद्ध के संकेत नहीं मिले हैं और शांति की यहाँ पे स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इससे ऐसा लगता है कि राजा जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, सेना जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे जनतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं। और इसके अलावा एक और है जो कि पुरोहित या वणिक वर्ग को माना गया है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक। अब दूसरा हो गया आपका सामाजिक। सामाजिक संगठन में समाज जो है उसको ऐसा कोई लिखित तो है नहीं, अनुमान के आधार पर ऐसा माना जाता है कि 3 भागों में बटा होगा। एक है विशिष्ट वर्ग है और मध्यम वर्ग है और फिर क्या है, श्रमिक वर्ग। विशिष्ट वर्ग में आपका पुरोहित आया करते थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, अधिकारी हो गए और श्रमिक वर्ग जो थे जो काम वाम करने वाले थे। तो ये ऐसा माना जाता है कि समाज जरूर जो है यहाँ पे 3 हिस्सों में बटा होगा। चूंकि इससे कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं है वैदिक काल में, जैसा कि हमें पता चलता है कि समाज को जो है वर्ण व्यवस्था थी, 4 तरह के भागों में बटा हुआ था। बट यहाँ पे इसके अलावा सामाजिक स्थिति में अगर उनके खान पान को देखें तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खान पान जो है उनके स्वभाव में दोनों तरह के खान पान दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि गेहूं और इसके अलावा कपास, धान, इस तरह की खेती के तमाम मटर, राई, सरसों, इससे मालूम चलता है कि शाकाहार करते हैं। इसके अलावा उनके किचन में कुछ मछली के और कुछ अन्य जीव जंतुओं के अंश उनके किचन में दिखाई पड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि किचन में इस तरह की चीजें भी बना करती होंगी। फिर क्या है कि यहाँ पे समाज को मातृसत्तात्मक माना गया है। मातृसत्तात्मक माना गया है, उसके पीछे क्या आधार क्या है? मातृसत्तात्मक मानने के पीछे जो आधार है वो ये है कि यहाँ पे एक मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई महिला की, जिसकी तुलना पार्वती से की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक मुहर मिला है जिसमें कि गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधे को उगता हुआ दिखा रहे हैं। ये पृथ्वी माँ की संकल्पना को दिखाता है कि वो उसकी पूजा किया करते थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी मृण मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पे जितनी मृण मूर्तियां मिली हैं उसमें से सबसे ज्यादा संख्या जो है वो नारियों की है।
इससे ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की सत्ता जो है, यहाँ पे मात्र सत्तात्मक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि बहुत, और इसके अलावा समाज में सती प्रथा जैसे रीतियां थी, क्योंकि कालीबंगा और लोथल में हम देखते हैं, लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 युगल समाधान जिसकी स्थिति है, तो इसलिए सती प्रथा यहाँ पे होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आभूषण के शौकीन थे, आभूषण जो है स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे, फीमेल और मेल दोनों जो है आभूषण पहनने के शौकीन थे। खेल में इन लोग पासे का प्रयोग करते थे, पासे के अलावा शिकार का भी कार्य करते थे, और नृत्य, चूंकि नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली हैं इसलिए नृत्य भी इनके मनोरंजन के साधन रहे होंगे, यह सब अनुमान लगाया जाता है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति हमें कैसी दिखाई पड़ती है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सिंधु के टाइम की आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी है। अब सिंधु के टाइम की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कुछ पैमाने होते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इसके अलावा उद्योग या शिल्प और व्यापार। तो इसकी क्या स्थिति दिखाई पड़ती है? देखिए, कृषि के यहाँ पे साक्ष्य दिखते हैं, बनावली से मिट्टी के जो हल है उसका एक छोटा रूप, मिनिएचर फॉर्म जो है हमें दिखाई पड़ता है। इसका मतलब उनको हलों का ज्ञान था, तमाम तरह की फसलों की जानकारी थी, उनको कपास उगा रहे हैं, और कपास पहली बार फर्स्ट टाइम जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने ही इसका खोज किया, क्योंकि विश्व में सबसे पहली बार कपास जो है वो सिंधु सभ्यता में ही दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं का भी इनको पता है, राई का, सरसों का भी पता है, मटर के बारे में भी इनको जानकारी है, और धान के बारे में भी यहाँ पे हमें प्रमाण जो है रंगपुर और लोथल से धान के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात कृषि जो थी उन्नत दशा में थी, क्योंकि अगर व्यापार वाणिज्य हो रहा है वो भी उन्नत दशा में, तो इसका मतलब है कि कृषि यहाँ पे बेहतर स्थिति में रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा फिर क्या है कि यहाँ पे जरूर अनाज जो है, अनाज को कर के रूप में वसूल किया जाता होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल अन्नागार जो हैं, विशाल अन्नागार इस बात का भी प्रमाण देते हैं कि यहाँ पे अनाज को कर के रूप में लिया जाता होगा। अब रही बात पशुपालन की, तो पशुपालन में हर तरह के, जैसे कि यातायात, यहाँ पे हमें ऊंट के भी प्रमाण दिखाई पड़ते हैं इस सभ्यता में। घोड़े का यद्यपि कोई वो तो नहीं मिला है, जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन तमाम चित्रों में, मोहरों में, जगह जगह पे, चाहे वो सुरकोतड़ा हो और लोथल हो, वहां पे घोड़े के, और सुतका गैंडोर में भी घोड़े के प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं। पशुपालन और खाद्य भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए भी ये इसका प्रयोग करते थे, भेड़ बकरी जैसी चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। और तीसरा है कृषि, कृषि कार्य में भी ये पशु का प्रयोग करते थे, जैसे कि कुबड़ वाला जो सींग है, कुबड़ वाला जो बैल है, कुबड़ वाला बैल इनका सबसे प्रमुख जानवर है, क्योंकि जो यहाँ पे मोहरे मिली हैं सबसे ज्यादा यही कुबड़ वाले बैल का उसमें चित्र दिखाई पड़ता है, ऐसा सबसे ज्यादा मिला है। और जो सबसे खूबसूरत है वो है एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल जो है, ऐसी मुद्रा जो है, ऐसी मोहर जो है, वो बनावट की दृष्टि सबसे खूबसूरत है। तो इससे ये पता चलता है कि कृषि में भी इसका उपयोग करते होंगे ये। अब आती है उद्योग और शिल्प की बात, तो यहाँ के लोग चूंकि कांसा बनाना जानते थे, बर्तन बनाने के भी यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, उस्तरे के प्रमाण मिलते हैं, मनके बनाने के प्रमाण मिलते हैं। मनके बनाने का प्रमाण जो है हमको मिलता है चनहुदड़ों में भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मनके बनाने का हमको जो प्रमाण मिलता है वो लोथल में भी मिलता है। तो उद्योग और शिल्पी में आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो चीज, जिस फसलों का यहाँ पे नहीं इनको जानकारी थी वो आपको पता होना चाहिए। गन्ने के बारे में इनको जानकारी नहीं थी और रागी के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, जो कि हम
पाषाण काल, नवपाषाण काल के दौरान देखते हैं कि उसकी स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। गन्ने का प्रमाण नहीं मिला है, रागी का नहीं मिला है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि शिल्प में हम जो भी स्थिति है पूरी तरीके से देख रहे हैं। अब रही बात व्यापार की। व्यापार में यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वस्तु के बदले वस्तु दे करके लोग अपना काम चलाते थे। मुद्रा जैसी चीजें यहाँ पे नहीं है। नाप तौल का इनको ज्ञान है, नाप तौल का इनको ज्ञान था। ठीक है, और ऊपरी निचले स्तर पे जो है और ऊपरी स्तर पे दशमलव प्रणाली दिखती है और निचले स्तर पे बाइनरी प्रणाली हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, बाटों का प्रयोग करना ही जानते हैं। और यहां पे सिंधु सभ्यता न केवल लोकल व्यापार कर रही है, बल्कि ये विदेशों से भी, अन्य सभ्यताओं से, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो मिस्र हो, इन सब सभ्यताओं से भी इसके व्यापारिक संबंध थे। लोथल में एक मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मिला है जो मम्मी के सादृश्य है। इससे मालूम चलता है कि मिस्र के साथ भी यहाँ के व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ से सिंधु सभ्यता की जानकारी मिलती है और वहां पे इसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा सभ्यता का प्रयोग होता है। और कुछ चीजें ये आयात किया करते थे, कुछ चीजें निर्यात किया करते थे। आयातित चीजें जो थी, आयात और निर्यात किन किन चीजों का किया करते थे। निर्यात में ये सूती वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। हाथी दांत से बनी चीजें ये निर्यात किया करते थे। ठीक है, आयात की काफी चीजें मंगाई जाती थी, जैसे कि तांबा जो है वो मंगाया जाता था। तांबा जो है वो मंगाया जा रहा है राजस्थान से ये तांबा मंगा रहे हैं। टिन जो है वो मंगा रहे हैं ईरान से और अफगानिस्तान से। टिन यहां से मंगाया जा रहा है। लाजवर्त मणि जो है ये आ रही है अफगानिस्तान और कश्मीर से, कश्मीर और अफगानिस्तान से। इसके अलावा अगर हम देखें सोना, तो सोना जो है कोलार क्षेत्र से मंगाया जाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके व्यापारिक संबंध जो है, जैसे हमने देखा कि मेसोपोटामिया के साथ भी है, मिस्र के साथ भी है। इसके अलावा आंतरिक व्यापार की भी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे व्यापार वाणिज्य जो थे वो बहुत उन्नत स्थिति में थे। व्यापार वाणिज्य यहाँ पे बहुत उन्नत स्थिति थे। इसी वजह से इसको जो है वणिक वर्ग के अंतर्गत इसको माना जाता है कि यहाँ पे उनका शासन रहा होगा। अब हम धार्मिक स्थितियों के बारे में हम जानेंगे। धार्मिक स्थिति और कला एक साथ हम लोग जानते हैं कि इनकी धार्मिक स्थिति और कला क्या है। देखिए, धार्मिक स्थिति में यह है कि ये लौकिक सत्ता को मानते थे। लौकिक सत्ता से तात्पर्य यह है कि जो दिखाई पड़ती है, मतलब जैसे कि पेड़ हो गया, पौधे हो गए, प्रकृति हो गया, तो ये प्रकृति पूजक थे ये। ठीक है, जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उसको मानते थे। ये अलौकिक सत्ता को जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी चीजों के में इनकी आस्था नहीं थी। तो इनको माना जाता है कि
और चूंकि धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सैद्धांतिक पक्ष जिसमें कि हमें धर्म के सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा कर्मकांडी पक्ष होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट तो मिला नहीं है जिसमें कि हमें इनके बारे में सारी सूचनाएं मिलती हैं, तो अनुमान के आधार पे हम इनके सिर्फ क्रियात्मक पक्ष को ही जान पाए धर्म में। यहाँ पे प्रकृति पूजन के अलावा जो सबसे प्रमुख देवता है वो है पशुपति को माना गया है। पशुपति को प्रमुख देवता और पार्वती को जो है प्रमुख देवी का दर्जा यहाँ पे दिखाया गया है। पशुपति यहाँ के प्रमुख देवता है जिनकी तुलना जो है शिव से की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है योग करते हुए, मोहनजोदड़ो में योग करते हुए एक प्रतिमा मिली है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है योग की मुद्रा में है। इससे ये अनुमान लगता है यहाँ पे प्रकृति पूजा जो है। अब क्या है कि इसके अलावा यहाँ पे नाग पूजा और जल पूजा, अग्नि पूजा, अग्निवेदिका मिली, उससे अग्निवेदिका से जो है अग्नि पूजा जो है, और स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ मिला है। यहाँ पे जो है स्वास्तिक का चिन्ह पहली बार जो है इसी सभ्यता के अंतर्गत मिला है। ये जो है स्वास्तिक का चिन्ह कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है ये सूर्य की भी उपासना किया करते थे। सूर्य की भी उपासना जैसी चीजें यहाँ पे होंगी, बिल्कुल होंगी, ऐसा माना गया है। और ये हो गया इनका धार्मिक जीवन। अब जहाँ तक कला की बात आती है तो कला में हमें बहुत सी चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहला है एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। इसके अलावा हड़प्पा में हमें 3 पत्थर की भी मूर्तियां मिलती हैं जिसमें कि एक युवक जो है नृत्य कर रहा है यहाँ पे। ये पत्थर की है, ये हड़प्पा में हमें दिखाई पड़ती है। और इसके दैमाबाद में कांसे का रथ मिलता है। दैमाबाद में हमें कांसे का रथ मिलता है। और कुछ अन्य यहाँ पे भी मिली हैं चीजें जो कि कलाकृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था कि पशुपति की वो मिला है। अब क्या है कि यहाँ पे जो मुहर मिली है उसमें कुबड़ वाले जो बैल हैं ये सबसे ज्यादा मिले हैं, लेकिन अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो जो एक श्रृंगी बैल हैं ये ज्यादा खूबसूरत माने गए हैं। और यहाँ पे जो मुहर मिले हैं वो बेसिकली सेलखड़ी के बने हुए होते थे। यहाँ जो मिलते हैं वो सेलखड़ी के हुए बने हुए मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। इस सभ्यता के हम पतन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे पतन को लेकर के कुछ मत हैं। ये क्या क्या मत हैं इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उसको लिख करके बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि व्हीलर जो है, मार्टिमर इन्होंने आर्यों के आक्रमण को जो है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण माने हैं। पीटी में इसको माना जाता है, लेकिन मेंस में अगर आप देखते हैं तो ये स्थिति नहीं बनती है। वहां पे अन्य कारणों को, जिसमें कि बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, इन सब पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा, जिसमें कि हम मेंस के प्रश्नों की तरफ अपना फोकस करेंगे। इसमें 4 प्रश्न बनते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, उसको मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। वो 4 प्रश्न में पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जो है वो अकस्मात होता है या वो किसी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर योजना है उसका विवरण दीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है
वो आपका बनता है, कला साहित्य से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कला की क्या स्थिति है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित है कि सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित जो विभिन्न मत हैं उसकी व्याख्या कीजिए। तो वहां पे हम इस चीज को स्पष्ट तौर पे देखेंगे। पीटी में यहाँ पे आर्यों के आक्रमण को ही प्रमुख कारण माना गया है। इस तरह से आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग उन सब पे मेंस विषयों पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।